नमस्कार दोस्तों आज हम AIR 5 जिनकी दिव्या मैम की आई है उनकी काफ़ी का रिव्यू करने वाले हैं कि हम किस प्रकार अपने UPSC एग्ज़ाम में आंसर को लिखें ताकि हम भी एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आज हम GS की काफ़ी का रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही ये देखेंगे कि हमें किन इम्पोर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा बहुत सी कमियों या उनको अंकित भी किया जाता है और हम उस प्रकार समझ सकते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कैसे निकला है। तो हम इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन में गुप्त काल के बारे में पूछा गया है। तो मैम ने एक प्रस्तावना दी है और उसके बारे में गुप्त काल के बारे में थोड़ा वर्णन किया है। यदि हम किसी क्वेश्चन को लिखना है तो उसके लिए हमें एक प्रस्तावना बनानी पड़ती है कि किस प्रकार क्या हुआ और किस प्रकार जाना जाता है, फिर उसके तथ्य प्रमाण और हम ये सब दे सकते हैं। तो मैम ने प्राचीन काल के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में कहा जाता है, ये लिखा है। साथ ही साथ उसमें होने वाले विकास की जो संज्ञा के रूप में इसको वर्णन किया है। उन्होंने प्रमाण के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों का वर्णन किया है और उस काल के प्रमुख कवि जैसे कालिदास और भरभूति हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तथा साथ साथ उन्होंने कालिदास की जो रचनाएं हैं उनमें मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उनके अंदर किन कहानियों का वर्णन है उनके बारे में भी साइड में एक छोटे से पैराग्राफ के रूप में लिखा है, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो लगता है कि इन्होंने इन तीनों कविताओं को अच्छे से पढ़ा होगा। उन्होंने मेघदूत में लिखा थी यक्ष की कहानियाँ, मतलब उन्हें पता है कि एक यक्ष की कहानी है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तथा रघुवंशम में राम से संबंधित और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की कहानी का वर्णन किया गया है। उन्होंने दूसरे कवि भरभूति जी का वर्णन किया है तथा साथ साथ इस काल में जो प्रमुख भाषा के रूप में संस्कृत की उसका भी वर्णन किया है। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विषय वस्तु के स्थान पर प्रयास अच्छा है, मतलब इन्होंने अच्छा प्रयास किया है और बेहतर बनाया जा सकता है। इन्हें 10 नंबर में से 4.5 नंबर प्राप्त मिले हैं, जो बोर्ड मिलना एक स्वाभाविक अंक है UPSC में और ये बहुत ही अच्छा अंक माना जाता है। अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बाल विवाह के ऊपर वर्णन किया गया है। बाल विवाह कैसे एक समस्या है, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं और उसके निवारण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इन चीज़ों का वर्णन किया है मैम ने। तो इसमें मैम ने पहले एक डाटा प्रस्तुत किया है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि हर 3 वधू वधाओं में एक घर में बाल विवाह हो रहा है, मतलब अगर 3 लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की का बाल विवाह हो रहा है। तो विश्व की 1/3 जनसंख्या एक क्या है बाल विवाह से शोषित हो रही है। तो बाल विवाह के लिए विभिन्न लक्ष्य हैं, उनके क्या प्राप्ति किए जा सकते हैं उनके बारे में भी मैम ने वर्णन किया है। मैम ने बताया है कि बाल विवाह के लिए सबसे प्रमुख कारण क्या है। मैम ने एक अच्छा पैराग्राफ बनाया है जिसमें एक ही पॉइंट के अंदर उन्होंने सब छोटे से छोटे को अपने सीमित शब्दों में उन्होंने पूरी समस्या का वर्णन कर दिया है कि किस प्रकार हम हमारे जिम्मेदारी कारक हैं वो कौन सी वो कारक हैं जिसके द्वारा कारण ही बाल विवाह अधिक हो रहे हैं। तो उन्होंने पहले निरक्षरता को उच्च स्तर माना है। उन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति समाज में शिक्षित नहीं है तो बाल विवाह होने का सबसे ज़्यादा कारण माने जाते हैं। दूसरा, उन्होंने गरीबी की स्थिति भयावहता, मतलब गरीबी के कारण भी बहुत सी कन्याओं का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को बोझ के रूप में माना जाता है तथा उनकी शादी कराना और उसमें हो देने वाली दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण ही बालिकाओं का विवाह बहुत ही जल्दी किया जाता है। और इसमें एक प्रमुख कारण है नारी का अशक्तिकरण न होना, मतलब नारी में एकता नहीं है नारी, और साथ ही साथ उन्होंने नागरिक की जागरूकता का अभाव भी उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ अन्य पॉइंट के रूप में उन्होंने बताया है कि लैंगिक अनुपात में भी भिन्नता है, मतलब जहाँ पुरुष प्रधान समाज हमारा है जिसके कारण भी हमारे यहाँ स्त्रियों को निम्न स्तर में रखा जाता है और बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे समाज में लड़कियों या छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। अब UPSC चाहता है कि हम किस प्रकार किसी क्वेश्चन को टैकल करते हैं, मतलब उसकी क्या कारण है तथा उसकी क्या निवारण है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंटों को हम एक अच्छे आंसर के रूप में व्यक्त करें। तो दिव्या मैम ने इसका भरपूर ध्यान दिया है। उन्होंने कारण तो बताए हैं, साथ साथ उसमें
समाधान हेतु बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने पहला सुझाव शिक्षा का स्तर बढ़ाने को ही कहा, मतलब यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ या रूढ़ियों के प्रति जागरूकता होती, वो अंधविश्वासों से दूर रहेगा, वो अपने समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। साथ ही साथ हमें जागरूकता फैलानी होगी, हर व्यक्ति को बताना होगा कि समाज में उनका स्थान क्या है, वो शिक्षित होकर क्या प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों के बारे में भी हमें बताना होगा। साथ ही साथ एनजीओ ऐसी बहुत सी एनजीओ बनानी चाहिए जिसके कारण इन सभी समस्याओं, जो ये बाल विवाह होते हैं, इन सभी समस्याओं को रोका जा सके तथा एक गरीबी का स्तर दूर करना। यदि व्यक्ति गरीब ना होगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा और इसी कारण बाल विवाह होने की समस्या हो जाए। जिसमें शिक्षित व्यक्ति सुरक्षित व्यक्ति, ये नारा हमें प्रचलित करना होगा, क्योंकि इसके कारण ही व्यक्ति एक सुरक्षित जीवन यापन कर सकता है। मैम ने इसमें बहुत ही अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कहा कि प्रस्तुतिकरण तो बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छे से जानकारी दी है और अच्छा उन्होंने मतलब उनके सुझाव और कारण दोनों ही अच्छे से लिखे हैं। इसलिए इनको भी इनमें 10 नंबर में 4.5 नंबर मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया जाता है। इसमें उन्होंने मैम ने इस क्वेश्चन के अंदर भीमराव अंबेडकर जैसे का भी वर्णन किया है, तो जिन्होंने शोषण समाज में वंचित होते हुए भी अपनी शिक्षा के बल पर संविधान जैसे का निर्माण किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है। मैम ने एक अच्छे उदाहरण के रूप में इसको प्रदर्शित किया। हम ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं आसपास के, जो इन्होंने समाज में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है।